आ गई, इंपॉर्टेंट क्राइसिस आ गए, उसके अलावा आपका जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही है दुनिया में वो आ गई, कोई मिलिट्री ड्रिल्स हो रही हैं वो आ गई, ऑर्गेनाइजेशंस की कोई की इनिशिएटिव्स हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान से रिलेटेड ये पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट कहीं गए वो आ जाते हैं, किसी और कंट्री के हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान का विजिट किया या फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान में विजिट किया, कुछ समिट पाकिस्तान में हो गई, तो ये तमाम चीजें आपकी करंट अफेयर्स को इस तरह से डील कर। टॉपिक वाइज दो चीजों का मिक्स एंड मैच लाएंगे। एमसीक्यूज जो होंगे ना हमारे, वो वन लाइनर ही फॉर्म में होता है, तो उसको उस तरह से करोगे, लेकिन मोस्टली करंट अफेयर्स का ये कि मैक्सिमम एरिया आपका miscellaneous would be blended, otherwise maximum area would be in the form of domains, टॉपिक वाइज। जैसे मिलिट्री ड्रिल्स हैं तो तमाम मिलिट्री ड्रिल्स आपकी एक साथ आ गई। ठीक है, आपकी समिट्स हैं तो तमाम समिट्स मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के एक साथ आ गई। हाँ, जब मैं ऑर्गेनाइजेशंस करवा रहा हूँ तो उस वक्त साथ साथ आपकी समिट्स हो रही होंगी, तो समिट्स वाला एरिया आपका इस तरह ऑर्गेनाइजेशन वाले जीके से आपका करंट अफेयर वाला एरिया भी कवर हो जाए। क्योंकि जब मैं समिट्स ऑर्गेनाइजेशंस करवा रहा हूँ तो उसकी हिस्ट्री करवा रहा हूँ, एलोब्रेशन करवा रहा हूँ, अभी मैं जैसे आपको ईसीओ करवाऊंगा और अभी सीएसटीओ करवाऊंगा, तो यू विल गेट द आइडिया। फर्स्ट फेज कवर करें जो लोग, आगे पहुंच जाएंगे तो वो फिर ऐसे और लॉस भी पढ़, ऐसे पढ़ लीजिएगा, लॉस तो कवर होंगे। लॉस तो क्योंकि ईसीपी के एक्ट के अंदर है, क्योंकि फर्स्ट फेज जीके है, 80+ में जो स्कोर करेगा ईसीपी में उसके बाद ही वुड बी एबल टू स्कोर इन द नेक्स्ट फेज, तो वो फिर ऐसे के लिए आ जाए। अच्छा, उसके बाद फाइव मिसकेलिनियस डोमेन्स, इनके अंदर फेमस बुक्स, ऑथर्स, इंटरनेशनल क्राइसिस वगैरह, ये चीज़ें जो हैं ये हम देख रहे होंगे। उर्दू में तमाम उर्दू की जो इंपॉर्टेंट डोमेन्स हैं इसमें मुख्तलिफ मुहावराजात आ जाते हैं, तो मेजर राइटर्स जो हैं उनकी कौन कौन सी बुक्स हैं, मिसक्लेस इंपॉर्टेंट शेर अक्सर पूछे जाते रहते हैं। हर शेर इंपॉर्टेंट पोएट के कोई 200 250 जो है वो यस उसमें भी होता है, एफआईए में होता है, कस्टम्स में होता है, नैब में होता है, आईबी में होता है, लेकिन उसमें एसए के साथ 4 क्वेश्चंस भी होते हैं। आईबी का सिर्फ एसए और प्रेसी का पूरा पेपर होता है। नैब और उसमें एफआईए, कस्टम्स और नैब में आपका एक एसए का पेपर क्वेश्चन होता है 40 मार्क्स का, बाकी 4 क्वेश्चन आपने करने होते हैं। इस्लामिक स्टडीज, करंट अफेयर, और उसमें वन पेपर सेशन। स्पोर्ट्स का जीके इसके बाद है, क्रिकेट, टेनिस, ओलंपिक्स, फुटबॉल, स्क्वाश, बैडमिंटन, 10 12 जो मेन इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स हैं उनकी पूरी हिस्ट्री, उनके करंट इवेंट्स और उनका एवोल्यूशन जो है वो सारी करी होंगे। साथ साथ एक इंपॉर्टेंट फीचर ये होगा कि आपको साथ साथ असाइनमेंट भी टू, ताकि टू मेक इट अट्रैक्टिव आपको। इट्स नॉट कंफर्म, इट्स जस्ट र्यूमर्स राइट नाउ। सिर्फ कस्टम्स में आई थी बिकॉज कस्टम्स में जो है वो सीट्स कम थी, फिलहाल इट्स जस्ट मियर र्यूमर। रिक्विजिशन जा चुकी है, इट्स ऑन द एंड ऑफ कमीशन, किसी वक्त भी अनाउंस हो सकता है। एडिशनल डोमेन्स, करेंसीज, एयरलाइंस, न्यूज एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज एटसेट्रा। ठीक है, ये जो है एडिशनल डोमेन्स के अंदर देखा जा रहा होगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ी देर पॉज करता हूँ, किसी ने कोई सेशन में जो भी इनरोल होना चाहता है वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर ले, नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। क्लास है वन पेपर सेशन की प्रिपरेशन के हवाले से, और उसमें भी फिलहाल कोर्स फीचर्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, किसी की यहाँ तक कोई क्यूरी है तो ही और शी कैन आस्क, और जो इनरोल करना है या प्रोसीजर जानना चाहते हैं कि हाउ टू इनरोल, तो वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, उर्दू इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, 10 मार्क्स। फायजा, आप जो भी क्यूरी है सेशन रिलेटेड यू कैन आस्क ऑन द गिवन नंबर, फीस एंड ऑल दैट। सेशन की जो ड्यूरेशन है वो ऑलमोस्ट 7 to 7 वीक्स एडवर्टाइज है, 7 to 8 वीक्स हो जाएंगे, 8 वीक्स हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें नंबर दोबारा लिख देता हूँ, आप लोग अपने नाम के साथ मैसेज कर दीजिएगा जिसने जो भी पूछना है। जी 6 days क्लास होगी, मंडे टू सैटरडे। टाइमिंग जो भी टाइमिंग चल रही है यही टाइमिंग है, 10 to 11:30।
इस वीक यार जो फीस रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं यू कैन आस्क ऑन दिस नंबर। हाँ ऑब्वियसली ईसीबी वाली सारी डोमेन्स तो हमारी एक मंथ नहीं हो जाएगी, ऑलमोस्ट 5 वीक्स में हो जाएगी। अच्छा जिसने भी अभी कोई मैंने नंबर ये मेंशन कर दिया, जिसने इट्स ऑन द स्लाइड्स, जिसने फीस और बाकी इनरोलमेंट प्रोसीजर समझना है कुछ भी, वो आफ्टर द क्लास जो है वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। एनी फर्दर क्यूरी? किसी का और कोई सवाल वगैरह या शुड स्टार्ट फर्दर? ओके, इट सीम्स कि आज का टॉपिक हमारा थोड़ा सा स्मॉल है, बिकॉज दीज आर द इनिशियल लेक्चर्स और ये ट्रायल क्लास भी थी। कल का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा। तो ऑर्गेनाइजेशंस की डोमेन को उससे हम स्टार्ट ले रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वी विल बी डूइंग एटलीस्ट 20 to 25 ऑर्गेनाइजेशंस। और इनको करने का तरीका कार क्या होता है? सबसे पहले फॉर्मेशन देखते हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे दी क्लास नोट्स पीडीएफ में आपको प्रोवाइड किए जाया करेंगे आफ्टर द क्लास। बट जो कनेक्टेड डिटेल्स हैं यू हैव टू राइट इट। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जो स्लाइड्स में एलोबरेट नहीं होती, जो आप एलोबरेट कर रहे होते हैं, तो वो आपको साथ साथ लिखना पड़ेगा। फॉर्मेशन, हाँ करंट अफेयर्स पे मेरे दो मोड्स होते हैं, कभी कभी ब्लेंडेड होता है, लेकिन मोस्टली स्लाइड्स फॉर्म में आपको मिले करेंगे नोट्स, लेकिन जो कनेक्टेड डिटेल्स हैं यू हैव टू राइट इट डाउन। फॉर्मेशन के बाद आपने मेंबर स्टेट्स देख लेनी होती हैं, कितनी है, ऑर्गेनाइजेशंस के ऑर्गन्स कितने हैं, अगर फेमस है तो उसको इसी तरह से चल रहे होंगे। देन उसके बाद इसकी समिट्स, सेक्रेटरी जनरल्स, पाकिस्तान अगर है तो इसमें ये भी देखना है कि कितने पाकिस्तान में हुई और कितने कौन कौन से सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान में, अगर नहीं है तो फिर ये तो आपको पता होना चाहिए वो कहाँ हुई है। और रीसेंट समिट्स जो हैं वो स्पेसिफिकली लास्ट 5 ईयर्स हो, लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि लास्ट 5 ईयर्स एमसीक्यूज में जो है आपके पूछे जा रहे होते हैं। अच्छा जी, वॉइस का कोई इश्यू तो नहीं आ रहा किसी को? आया तो चैट में बस एक दो बता दीजिए। इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो आरसीडी थी, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट। आरसीडी के 3 मेंबर्स थे, पाकिस्तान, ईरान और टर्की, पीआईटी। ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ट्रस्ट कह लें इसको। ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ट्रस्ट, पी फॉर पाकिस्तान, इंफॉर्मेशन फॉर ईरान, और ट्रस्ट से आपका आ गया टर्की। ठीक है, तो ये आपकी आरसीडी थी जो कि बनी 1964 में।
और ये एंड होगी जब ईरान में रेवोल्यूशन आया तो ये खत्म हो गया। अब 6 साल बाद ईरान के रेवोल्यूशन के ईरानियन रिजीम ने ही इसको रिवैम्प करने का बोला, टर्की और पाकिस्तान को, और वो न्यू नेम के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ फॉर्म की गई। और ये बनी जी 1985 में टर्की में। और इसका जो हेड क्वार्टर है ईसीओ का, सॉरी, तो ये बनी तेहरान में ईसीओ, और इसका हेड क्वार्टर भी तेहरान में ही। और ये कब बनी है? 1985 में। एक्सपेंशन जब सोवियत से आज़ादी हो गई, ये न्यू ऑर्गेनाइजेशन का नेम ये बता रहा हूँ ना आपको, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये है, इसका पुराना नाम रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट था। वो ऑर्गेनाइजेशन थी इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। दैट वाज एंडेड इन 1979 एंड इट वाज फॉर्म्ड इन 1964। लेकिन 1985 में न्यू नाम के साथ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, पाकिस्तान, ईरान और टर्की ने ही बनाई, तेहरान में। और उसका नाम रखा इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हम ऑर्गेनाइजेशन स्टडी कर रहे हैं। इसकी एक्सपेंशन 1991 में जब सोवियत का कोलैप्स हो जाता है तो 1992 में इसकी एक्सपेंशन होती है, और इसमें 7 न्यू मेंबर्स ऐड होते हैं। ईरान ही था ना, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, आरसीडी। रीजनल कोऑपरेशन कोऑपरेशन, हाँ, दिस वुड बी करेक्टेड। ये कोऑपरेशन है। ठीक है। अच्छा, 1992 में, ये जहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने स्लाइड पे, एक्सपेंशन होती है, 7 न्यू मेंबर स्टेट्स ऐड होती हैं। और अफगानिस्तान, अजरबैजान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिजिस्तान, ये 5 कार्स प्लस अजरबैजान और अफगानिस्तान ये ऐड होते हैं। और न्यू अब जो टोटल मेंबर्स हैं, न्यू स्ट्रेंथ है इस टाइम पे ईसीओ की, वो 10 मेंबर्स हैं सिंस 1992। अच्छा, ईसीओ का हेडक्वार्टर जो है वो तेहरान में है, कैपिटल ऑफ ईरान। पहली चीज आपकी ऑर्गेनाइजेशन की चेकलिस्ट के हिसाब से कवर हो गई कि आपने फॉर्मेशन कब हुई, 85 में हो गई, ठीक है। मेंबर्स कितने हैं? टोटल 10 है, ईरान, पाकिस्तान, टर्की एंड दीज 7। एक्सपेंशन हो रही है 1992 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? तेहरान में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी क्या थी? रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। अच्छा जी। अच्छा, एक चीज़ है कि आप लोगों में से जो भी मैसेज करे वो विद नेम मैसेज कर दे आफ्टर दी क्लास। ठीक है जी, ठीक है, नोट्स आपको दिए जाएंगे। बट इट बेटर कि आप साथ साथ लिखते भी आए ताकि आपको रिटेंशन में आसानी हो। इसके बाद इसका जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अभी जो और इसकी हुई है एक्सपेंशन से पहले मैंने क्या पॉइंट ये बताया कि 1985 में ये बनी है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईसीओ क्या है कि आउटलाइन हुए हैं इन द ट्रीटी ऑफ इजमीर 1977। इजमीर इज द सिटी ऑफ टर्की। और ईसीओ का भी विजन 2025 की जो समिट हुई है अजरबैजान में, उसमें ईसीओ का विजन अनाउंस किया गया। तो जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स हैं ईसीओ के, वो ये हैं कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
ठीक है। ट्रेड लिबरलाइजेशन का मतलब ये है कि जो रीजनल कंट्रीज हैं उनके दरमियान, जो इसके मेंबर्स हैं, उनके दरमियान एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की प्रोविजन होगी। ठीक है। उसके बाद कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल कनेक्ट, और जो आपका बेसिकली ट्रीटी ऑफ इजमीर इसकी फाउंडेशन कॉपरेशन की ट्रीटी थी, और ईसीओ विजन 2025 में ईसीओ का विजन डिसाइड किया गया है कि ईसीओ का विजन क्या होगा, किस तरह से ईसीओ के हमने मेंबर्स को लेकर चलना है। ठीक है। तो इसके हवा मुताबिक जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईसीओ बनते हैं वो हम देख रहे हैं, दैट आर ट्रेड लिबरलाइजेशन, sustainable economic development, connectivity, utilization of resources, energy sector cooperation, enhancing educational and scientific linkages, और cooperation with other organizations। ठीक है। इसके बाद ऑर्गन्स ऑफ ईसीओ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सीएसटीओ है ना, ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, कैसे काम करते हैं। अब ईसीओ का जो स्ट्रक्चर है ना, इसकी जो सबसे बड़ी बॉडी है वो है समिट। समिट। उसके बाद आती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीओएम कह रहा हूं मैं इसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, सीओपीआर। समिट जो है ना, जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ है, समिट हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, सुप्रीम ऑर्गन कह सकते हैं ईसीओ का। और ये कंपोज होती है जी हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट्स ऑफ मेंबर कंट्रीज, मतलब बाकी ये जो 10 कंट्रीज। और ये इसकी जो मीटिंग है वो वंस इन 2 years ऑन एवरेज। इसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये कंप्राइज करती है ऑफ मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स और ठीक है, और अदर मिनिस्टर्स डिजिग्नेटेड बाय द मेंबर स्टेट्स। ठीक है। मीटिंग इनकी एक दफा होती है। ये बेसिकली आप समझ लें जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी है ना, वो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो पॉलिसी एग्जीक्यूशन, काउंसिल ऑफ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, ये पॉलिसी बना के डिजाइन करके इनको देते हैं। ये जो चीजें करके फॉर्मलाइज करके तकरीबन एक्शंस फॉर्म में यहाँ पर इनके फॉर्मेट में आ जाता है। समिट में अनाउंसमेंट हो, कौंसिल है 9 मेंबर्स, बाकी उन तमाम के कौन है, इन्वेस्टर्स मौजूद हैं। वो जो इन्वेस्टर्स हैं वो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और डीजी फॉर इकोनॉमिक इश्यू अफेयर्स ऑफ ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री, ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री में डीजी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स ये बंदा बैठा होता है। ये जो बंदा है ये इसका मेंबर होता है। मतलब इन्वेस्टर्स हो के बाकी मेंबर स्टेट्स के, ईरान में क्योंकि हेडक्वार्टर है, तो इसलिए उसका जो डीजी फॉर इश्यू अफेयर्स है ऑफ ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री, वो इसका परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है। तो इस तरह से टोटल 10 जो है वो मेंबर्स में ये काउंसिल ऑफ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव चलती है। और इनकी जो मीटिंग है पूरी पॉलिसी मेकिंग टेक्निकल बॉडी है, ये वंस इन अ मंथ होती है। ये पॉलिसी मेकिंग बॉडी, टेक्निकल बॉडी इज रीजनल प्लानिंग काउंसिल, ये वंस इन अ ईयर बैठते हैं। ये बेसिकली क्या मैसेज आया है यार, सीपीआर जो है ना, ये बनाती है डिसीजंस एक तरह के, आरपीसी बनाती है टेक्निकल प्लानिंग, टेक्निकल प्रपोजल्स। उसके बाद जो सीओएम है ना, बेसिकली ये अथॉरिटी है जिसने इसको प्रॉपर ओके की फॉर्म में लाना है।
ये चाहें तो ये इसके रिलेटेड चीजें वापस भेज सकते हैं। ये ओके के फॉर्म में लाएंगे और ये फिर इसको कहेंगे हाँ ठीक है। इनका काम सिर्फ साइन है सबमिट वालों को। उसके बाद ईसीओ सेक्रेटेरिएट है। ये हेड किया जाता है बाय सेक्रेटरी जनरल, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसको इलेक्ट करती है, कोई ये वाली फॉरेन मिनिस्टर्स वाली। और ये 4 ईयर्स की टर्म होती है और ये नॉन रिन्यूएबल टर्म है, मतलब एक दफा बन सकता है, एक से ज्यादा दफा नहीं बन सकता। इसके बाद डिटेल्स ऑफ समिट्स ऑफ ईसीओ। ठीक है, ईसीओ समिट्स की डिटेल्स टोटल आज की तारीख तक 2025 तक तो हमने सिर्फ पहली समिट देखनी है, रीसेंट देखनी है, और अगर पाकिस्तान पार्ट है तो पाकिस्तान में कौन सी हुई है वो देखनी है। अब ये फॉर्मेट आपको बिल्कुल उसी तरह से नजर आ रहा होगा। फर्स्ट समिट हुई थी 16 से 17 फरवरी 1992 को। कहाँ पे हुई? तेहरान, ईरान में। पाकिस्तान में कौन कौन सी समिट हुई है? थर्ड एंड थर्टीन। थर्ड हुई थी 1995 मई, इस्लामाबाद। 13 समिट 4 मार्च 2017, इस्लामाबाद। अच्छा, ये ईसीओ की समिट बड़े ही टेक्निकल पॉइंट पे हुई थी। 2016 में सार्क की 19 समिट थी। सार्क पूरी इंसिडेंट होता है इंडिया में। इंडिया पाकिस्तान पे एलिगेशन लगाता है और सार्क समिट का बाइकआउट कर देता है, और इंडिया के साथ उस वक्त बांग्लादेश वाज टू क्लोज टू इंडिया, तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान में समिट का बाइकआउट कर देता है। तो ये 19 समिट नहीं हो पाती। उसके बाद लेकिन इसके कैंसिल होने के कुछ 4-5 महीने बाद ईसीओ की समिट पाकिस्तान में होती है। तो पाकिस्तान को जो एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का इंडिया का एक उस टाइम पे कोशिश की जाए, तो वो दैट वाज न्यूट्रलाइज्ड। ठीक है। और 4 मार्च 2017 को इस्लामाबाद में 30 समिट होती है और ईसीओ की समिट होती है, और ये तमाम कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट इसमें शिरकत करते हैं। तो ये इस वजह से 13 समिट बहुत अहमियत की हामिल है। 14 समिट थर्ड एंड थर्टींथ, यहाँ मैंने लिखा हो थर्ड एंड थर्टींथ। इसके बाद रीसेंट समिट्स में 14 समिट है वर्चुअल। ये 4 मार्च 2021 को टर्की में हुई। 15 समिट है 28 नवंबर 2021, ये तुर्कमानिस्तान अशगाबाद में हुई। उसके बाद 16 समिट है अभी, क्योंकि आपने लास्ट 5 ईयर की समिट देखनी है ना। अब ये लास्ट 5 ईयर वाला आपके लिए कवर हुआ हुआ। तो ईसीओ का जो करंट अफेयर है वो भी आप होगा। ये 5 जो कि एफपीएससी में पूछा जा रहा होता है। लास्ट 5 ईयर्स में पहली समिट हुई है जी, अगर आप देखें तो वर्चुअल टर्की में हुई 4 मार्च 2021। 15th हुई 28 नवंबर 2021 तुर्कमानिस्तान। 16th हुई है ताशकंद 8 से 9 नवंबर 2023। और 17 समिट हुई है 3 से 4 जुलाई खान केदी अजरबैजान में। आप ताशकंद जब आपको याद है, ताशकंद का वर्ड आपके जेहन में जब भी गुजरे, उज्बेकिस्तान का कैपिटल है, आपने हमेशा एक डेट याद रखती है। ताशकंद से ये डेट आपको याद हो जानी चाहिए। ताशकंद डिक्लेरेशन क्या था? ये इंडिया पाकिस्तान का के दरमियान जब वॉर हुई थी, तो उसके बाद 65 की वॉर, तो उसके बाद जब दोनों के दरमियान मीडिएशन करवाई गई थी रशिया की तरफ से, यूएसएसआर था उस वक्त, वो उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में हुई थी, क्योंकि उस वक्त ताशकंद वाज पार्ट ऑफ यूएसएसआर। तो ये ताशकंद डिक्लेरेशन, जब भी आपको ताशकंद का नाम आए तो ताशकंद से आपको ताशकंद डिक्लेरेशन पे दिमाग चला जाना चाहिए। 16 समझ 8 से 9 नवंबर 2023 को होती है। जी 11 जन, वो तो उनकी डेथ होगी ना।
क्या नाम है, लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल्स में पहले सेक्रेटरी जनरल्स हैं अली रजा सलारी, जो कि ईरान से हैं, और ये अगस्त 1998 से जुलाई 1992 तक जो ये रहे। ठीक है, जुलाई 1996 से। उसके बाद खुर्शीद अनवर हैं, ये एट्थ सेक्रेटरी जनरल। पाकिस्तान में सेक्रेटरी जनरल शमशाद अहमद, शमशाद अहमद की बुक भी है फॉरेन पॉलिसी पे, काफी पढ़ने के लायक है। पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर, जो आप बुक अक्सर सीएसएस के एस्पायरेंट्स पढ़ रहे होते हैं, वो यही शमशाद अहमद की लिखी हुई है। ही वाज द सेकंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ ईसीओ, और ये अगस्त 1992 से जुलाई 1996 तक। उसके बाद खुर्शीद अनवर एट्थ सेक्रेटरी जनरल थे, वो अगस्त 2006 से जुलाई 2009 तक थे। और अभी जो करंट सेक्रेटरी जनरल है असद मजीद खान, जो साइफर का केस जब 2022 में बहुत ज्यादा, साइफर वाली कॉन्स्पिरेसी जो है वो हाईलाइट हुई थी, उस वक्त इनका नाम बहुत ज्यादा कोट हुआ था। तो ये अगस्त 2024 से आज की डेट तक कंटिन्यू है, मतलब ये बेसिकली 2027 तक जाएंगे, 2028 तक, जुलाई 2028 तक इनकी टर्म होगी। तो ये इस टाइम पे सेक्रेटरी जनरल है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया था, खुसरव नोजीरी, जो ताजिकिस्तान से हैं, और उनका टेन्योर था अगस्त 2021 से जुलाई 2024। तो ये लेक्चर था ऑन ईसीओ। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी। यहाँ तक किसी को क्यूरी, कोई क्वेश्चन या कोई बात समझ ना आई हो? इसके बाद जो अगली चीज है, अगली ऑर्गेनाइजेशन, यूएसएसआर का रोल आफ्टर 1965। और अच्छा अच्छा, हाँ वो ताशकंद डिक्लेरेशन, वो मैंने जब करंट आपको पाकिस्तान अफेयर करवाना है ना, तो उसमें मैंने आपको ये चीजें कवर करवानी है। वैसे ये मैंने आपको जस्ट, क्योंकि ताशकंद का नाम जब भी आया ना, तो ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ था जिसमें सीज फायर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आफ्टर 1965 डिस्प्यूट सेटलमेंट का कह लें इसको, एक तरह से करवाई थी 10 जनवरी 1966 को। यूएसएसआर ने मीडिएट किया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये ताशकंद डिक्लेरेशन इसको कहते हैं। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है D8, इसको डेवलपिंग एट भी कहते हैं। इसका पर्पस है कि एम्ड एट फोस्टरिंग कोऑपरेशन अमॉन्ग द डेवलपिंग कंट्रीज, established in Istanbul on 15 जून 1997। इसके इनिशियल मेंबर्स 8 थे, जिनमें बांग्लादेश, इसी वजह से इसको D8 कहते हैं। बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, टर्की एंड पाकिस्तान, दीज 8 वर द मेंबर्स। ईरान, टर्की एंड पाकिस्तान ये उसके अंदर भी हैं। ये जो है उसके अंदर भी है, आपके ईसीओ के अंदर भी। और ये दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ D8। इसके बाद जो न्यू मेंबर है, नाइन्थ मेंबर है, वो अजरबैजान है। ये अभी रिसेंटली ऐड हुआ है ऑन 19 दिसंबर 2024। अजरबैजान ने अभी ज्वाइन किया है D8 को, और ये 19 दिसंबर 2024 को ही दिस कंट्री हैज ज्वाइंड द D8 ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटेरिएट इसका तो इस्तांबुल, टर्की में। मैंने आपको क्या बताया, आपने फॉर्मेशन पता होने चाहिए। डेवलपिंग एट है, तो मेंबर्स अभी इस टाइम पे टोटली 9 है, पहले 8 थे। फॉर्मेशन फाउंडिंग मेंबर्स भी 8 थे। अच्छा, ईसीओ पे जब आपसे पूछे ना कितने फाउंडिंग मेंबर्स थे, ईसीओ के फाउंडिंग मेंबर्स सिर्फ 3 थे, पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की। D8 के फाउंडिंग मेंबर्स
फाउंडिंग मेंबर्स 8 हैं, लेकिन करंट मेंबर्स जो टोटल मेंबर्स हैं वो कितने हैं? वो 9 है। सही। जैसे यूएन बनी तो यूएन के फाउंडिंग मेंबर सिर्फ 45 थे, सो आई थिंक सो इतना ही था। रिसेंटली नाइन्थ मेंबर अजरबैजान वाज एडेड ऑन दिसंबर 19 2024। सेक्रेटेरिएट है जी इस्तांबुल टर्की में। ऑर्गन्स ऑफ डी8 ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कहा इसके बाद अपने ऑर्गन्स देखने होते हैं जो स्ट्रक्चर बताते हैं। तो ऑर्गन्स इसके जो डी8 के हैं वो हैं जी समिट, उसके बाद कौंसिल, उसके बाद कमीशन, सेक्रेटेरिएट। समिट वही हाईएस्ट बॉडी, HOS हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट HOGs इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और ये वंस इन एवरी 2 ईयर ये मिलती है। कौंसिल जो है ये फॉरेन मिनिस्टर्स, कौंसिल फॉर फॉरेन मिनिस्टर्स इसमें आते हैं, और ये पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है बॉडी, इसमें डिसीजन होते हैं। कमीशन क्या करता है? कमीशन डिसीजन, यार होता ये कि आप ऑब्जर्वर स्टेटस देते हैं, फिर जो मेंबर्स हैं वो ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑब्जर्वर स्टेटस में होते हैं, फिर आप ऑर्गेनाइजेशन के तमाम मेंबर्स की उसके मशवरे से आप फिर उन मेंबर्स को एडमिट कर लेते हैं। ठीक है, तमाम मेंबर्स के मशवरे से, जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उनका इसमें सेकंड करना लाजमी होता है। इसके बाद कमीशन एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और ये सीनियर ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल होती है जो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय, अच्छा ये सीनियर ऑफिशियल नॉमिनेटेड बाय CFM कौंसिल। ये टाइपिंग में मिस्टेक थी, ये मैं आपको करेक्ट करके वहां भेज दूँ। अच्छा, इसके बाद सेक्रेटेरिएट है। सेक्रेटेरिएट इसका जी टर्की में है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज थी वो थी कि डी8 की समिट्स कितनी हो चुकी हैं आज की डेट तक। तो डी8 की टोटल जी 11 समिट्स हो चुकी हैं, और उनमें से फर्स्ट समिट जो है जून 1997 में टर्की इस्तांबुल में हुई थी। पाकिस्तान के अंदर एक समिट हुई है, वो सिर्फ 8th समिट है, वो नवंबर 2012 में इस्लामाबाद में हुई थी। रिसेंट समिट 10th समिट बांग्लादेश में हुई थी, वर्चुअल थी, अप्रैल 2021 में, क्योंकि उस टाइम पे कोविड का बहुत वेव चल रही थी। 11th समिट जो है वो 18 से 20 दिसंबर 2024 कायरो इजिप्ट में हुई थी। इसके बाद अपकमिंग समिट जो है इंडोनेशिया 2026 में इंडोनेशिया में होगी। अच्छा जी, इसके बाद इसके बाद जो आपकी सेक्रेटरी जनरल्स हैं, टोटल 6 सेक्रेटरी जनरल्स आए हैं अभी तक, और उनमें से जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे वो एहान कामिल थे टर्की से, जो कि 9 साल रहे। दूसरे करंट सेक्रेटरी जनरल हैं, छठे हैं, उनका नाम है इसाइका अब्दुल कादिर इमाम, और ये नाइजेरिया से, ये 2022 से अभी तक ओहदे पे विराजमान है। तो दिस वाज ऑल अबाउट डी8। देन ये CSTO, दिस इज द लास्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर टुडे, फॉर टुडेज लेक्चर एज वेल। ये जी मॉस्को में बनी थी, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी के हवाले से था ये। 1992 में एक ट्रीटी हुई। तो वो ये था कि तमाम ये जो एक्स सोवियत रिपब्लिक्स हैं इनके ऊपर किसी एक पर अटैक होगा तो वो तमाम पे अटैक तस्वुर किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद
मैंडेट जो इसका था वो इनिशियली फोकस था ऑन, इसके जो टोटल मेंबर्स हैं वो 6 हैं। रशिया, आर्मीनिया, बेलारूस, ताजिकिस्तान, काजाकिस्तान एंड किर्गिजिस्तान। मैंडेट वाज इनिशियली फोकस ऑन ट्रेडिशनल कलेक्टिव डिफेंस कैपेबिलिटीज, लेकिन अब एक्सपेंड कर दिया गया मॉडर्न थ्रेट्स लाइक टेररिज्म, इलीगल इमाइग्रेशन, साइबर क्राइम और ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो इनको अब ये देख रहा होता है। सीएसटीओ जो है वो होल्ड करती है ईयरली मिलिट्री एक्सरसाइजेस, और लार्जेस्ट ऑफ सच एक्सरसाइजेस वर हेल्ड इन 2011, जिनके अंदर 10,000 ट्रूप्स थे और 70 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है, 2011 में हुई थी, इनमें 10,000 ट्रूप्स थे और 70 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट थे। सीएसटीओ क्या करती है, मेंटेन करती है पीस कीपिंग फोर्स, और उसका काम ये होता है कि डिप्लॉय किया जाता है एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट टू क्वेल अनरेस्ट। आपको याद होगा 2022 में अनरेस्ट हुआ था कजाकिस्तान में ऑन द प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो उस पर बहुत ज़्यादा अनरेस्ट फैल गया था, और जो कजाकिस्तान की लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी उनके लिए कैपेबल नहीं थी कि वो इसको टैकल कर सकें। तो 2,000 मेंबर जो हैं सीएसटीओ की फोर्सेस पे कॉल अप किए गए थे ताकि इन अनरेस्ट को टैकल किया जा सके। और ये जिस सिटी में हुए थे उस सिटी का नाम था अलमाटी, कजाकिस्तान का सिटी है। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो है कजाकिस्तान के वो थे व्लादिमीर जेम्स्की, सॉरी, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सीएसटीओ थे व्लादिमीर जेम्स्की, ये रशिया से थे। 1996 से 2000 इनका टेन्योर था। ठीक है, और जो भी करंट सेक्रेटरी जनरल है, जो कि सिक्स्थ सेक्रेटरी जनरल है, उनका नाम है ईमान गली तस्मागाम्बेटोव। ठीक है, तस्मागाम्बेटोव, ये जो है सिक्स्थ सेक्रेटरी जनरल है, और ये करंट सेक्रेटरी जनरल है जो 2023 से लेके अभी तक ओहदे पे विराजमान है। सो दिस वाज अबाउट टुडे, एंड किसी की कोई क्वेरी हो वो पूछ सकता है, और बाकी जिन्होंने सेशन ज्वाइन करना है या जो अभी तक इनरोल्ड नहीं है, काफ़ी तो मेरे इसमें स्टूडेंट्स